गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बहुत कुछ अपनी तरफ से आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है, परंतु देखने में ये आ रहा है कि जो प्रयास किए जा रहे हैं कि शायद वो एक तरफा है। कल मीटिंग हुई, मीटिंग में यहां तक बात आई, जो तरीका अपनाया गया है, अगर परिवार को इसकी जरूरत नहीं है तो इसको बंद किया जाए। अनावश्यक क्यों बोझ को उठाया जाए। परंतु फिर ये बात आई कि बंद करने में कोई लाभ नहीं होगा, नुकसान हो जाएगा। इसलिए फिर दोबारा से ये निर्णय लिया गया कि चलाया जाए, तो फिर कैसे चलाया जाए। दवाइयां बना करके रख दी गई हैं, हमें बांटनी नहीं है, समाज के लिए नहीं बनाई है, परिवार के लिए बनाई है, और परिवार को उनकी आवश्यकता नहीं है। तो बात निकल करके ये आई कि परिवार को आवश्यकता तो है, परंतु सब के सब अपनी मोह माया का जो दैनिक क्रम है, जो जिसमें दिनचर्या जिसमें रोज चल रहे हैं, उसे वो छोड़ना नहीं चाहते। और बहुत पहले से मैं एक बात कहता रहा हूं, पता नहीं हमारा परिजन किस दिन का इंतजार कर रहा है, किस अनहोनी का इंतजार कर रहा है, ये समझ नहीं आ रहा। तो फिर ये तय हुआ, क्या ऐसे ही छोड़ दिया जाए, जैसा चल रहा है उसको चलने दिया जाए। घूम फिर करके बात एक चीज पर आकर के टिकी कि सब लोग निराशा पर आकर के टिक गए। मैंने कल संकल्प लिया कि अगली मीटिंग तक कम से कम 20 व्यक्तियों को, 20 परिवारों को व्यक्तिगत जाकर के उनको सक्रिय करूंगा। जब तक घुल मिल करके हम एक नहीं होंगे, हमारी सोच का लेवल एक नहीं होगा, तब तक कुछ नहीं होगा। उसके लिए गंगा विहार और नेहरू विहार वाले सुन लीजिए,
आज तो मुझे कुछ दवाइयां बनानी हैं और कल का मैं सोच रहा हूं गंगा विहार और नेहरू विहार आऊंगा, एक एक परिवार से मिलूंगा, छोड़ूंगा नहीं किसी को भी। या तो सवेरे से ही घर छोड़ करके भाग जाना, वरना मैं आकर के फिर धमक जाऊंगा। काम नहीं चल रहा, समझ नहीं आ रहा, चोर घर में घुस चुका है, चोर घर में घुस चुका है और लूट के माल को लूट रहा है। और हमारा परिजन सोया हुआ है। गुप्ता जी ने एक बात कही थी, परिजन जब तक परिजन रहेगा तब तक कुछ नहीं करेगा, जब स्वजन बन जाएगा तो सब कुछ करेगा। मैं फिर से कह रहा हूं, शीशे में अपना चेहरा देखना और देख करके अपनी वास्तविकता को जानना, जीवन की वास्तविकता को शीशे में देख करके जानना कि हमारी वास्तविक स्थिति क्या है। स्थिति ये भी है कि पहले कोई इक्का दुक्का बच्चा ही ऐसा होता था जो जन्मजात बीमारी लेकर के आता था, यानी कि उसके रोग ऊपर भी नहीं कटे। वो इतने दृढ़ थे कि ऊपर भी नहीं कटे। परंतु आज देखने में ये आ रहा है ज्यादातर तो नहीं कहूंगा, परंतु बच्चा जन्म लेते के साथ ही कोई नर्सरी में रख दिया जाता है, कोई कहीं कुछ किसी को कुछ हुआ रहता है। सच को देखिए, कितनी जलन, कितने घाव, कितने पीड़ा, कितने दर्द जो हमारे अंदर भरे हुए हैं, परंतु हम महसूस नहीं कर रहे। हम महसूस नहीं कर रहे। जिन व्यक्तियों को जिम्मेदारी दी थी, इससे पहली मीटिंग में जिनको बुलाया गया था, उनकी कोई सूचना थी और वो नहीं आए। उन्होंने कोई सूचना भी नहीं दी अपने ना आने की और आए भी नहीं। अगर इस जलती हुई आग में पानी डालेगा तो वो कहां से लाएं? आज अब मैं परिजन शब्द हटा रहा हूं, स्वजन जल रहे हैं, कैसे बचाया जाए? कलह और स्वास्थ्य दोनों जवाब दे रहे हैं। कलह चरम सीमा पर है इस समय, रोग चरम सीमा पर है इस समय। जिस घर में जाते हैं वहां एक ही शिकायत मिलती है कि भूख ही नहीं लग रही, भूख ही नहीं लग रही। और भूख नहीं लग रही तो कुछ करने का मन ही नहीं है,
इच्छा ही नहीं हो रही कुछ करने की। अब क्या किया जाए? जिन परिवारों को मुस्कुराना था, हंसना था, खिलखिलाना था, भाई मैंने देखा है किसी पेड़ पर फल आने से पहले उस पर फूल आता है, फिर वो खिलता है, तब उसमें से फल निकलता है। हमारे स्वजन झुलस रहे हैं। खिलने की बात तो छोड़ दीजिए, तरह तरह के घाव, तरह तरह की जलन, तरह तरह के दर्द, तरह तरह की पीड़ाएं उनको सता रही हैं। क्या किया जाए? मैंने देखा, अपने ही स्वजनों को देखा, फूट फूट करके रोते हुए, परंतु क्यों? क्योंकि दर्द देने वाला कोई बाहर का नहीं था, अपना ही था। अब ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? ऐसा दर्द, चुभने वाला दर्द तो त्वचा में एक खास भाग पर, थोड़े से स्थान पर अपने दर्द को देता है। थोड़े से स्थान पर जहां पर दुख दिया जाए, पिन चुभोई जाए, उतने पर दर्द करता है। परंतु ये दर्द तो ऐसा है जिसको डीप पेन कहा जा सकता है। डीप पेन, बहुत गहरा दर्द, जिसमें से जीव का अंग अंग करा रहा हो। त्वचा की गहराई में पाए जाने वाले तंतु जिस खास दर्द को महसूस कर रहे हैं और पूरे हिस्से में उसको, पूरे शरीर के हिस्सों में उसको फैला रहे हैं, वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है। और अगर यही दर्द काफी दिन तक बना रहा तो विकृति जन्य पैथोलॉजिकल जिसको बोलते हैं, वो स्थिति पैदा हो जाती है। थोड़े से हिस्से में दर्द हो तो आदमी उसको सहता रहता है, पर जब अंग अंग ही उस दर्द से कराह रहा हो, डीप पेन पैदा हो गया हो, फिर तो पैथोलॉजी की सहायता लेनी पड़ती है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, जिसको डीप पेन कहते हैं, उन्होंने उसको 4 तरह का बताया है। सतही, गहन तंत्रिका जन्य और मनोवैज्ञानिक। सतही, गहन तंत्रिका जन्य और मनोवैज्ञानिक, ये 4 तरह के ये दर्द बताए हैं। वैसे इन दर्दों के अलग अलग लक्षण भी होते हैं, पर इनकी समानता मनुष्य के मूड, भावना और व्यवहार को अवश्य परिवर्तित करती है। भय, निराशा, चिंता, उत्तेजना ऐसे दर्दों के सामान्य लक्षण हैं, परंतु हमारे स्वजनों में दिखाई नहीं दे रहे वो लक्षण। हमारे अपने स्वजनों में वो लक्षण दिखाई नहीं दे रहे।
ढोल बजाया जा रहा है, वो सो रहे हैं। शायद उन्होंने एनेस्थीसिया ले लिया है। उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा। शरीर के विभिन्न भागों में जो दर्द पैदा होते हैं, अपनी उन कमजोरियों की जरा सूची बनाइए, जो आपके अंदर कमियां पैदा हो गई हैं, जो आपको दर्द दे रही हैं। अरे मैं शरीर के दर्द नहीं कह रहा, जो मानसिक दर्द आपको हो रहे हैं उनकी बात कर रहा हूं। जरा उनकी सूची बनाओ, और उसके कारण आपका शरीर भी अछूता नहीं है। सतही दर्द मांसपेशियों को हरकतों में लेकर के आता है और हरकतें तेज हो जाती हैं। सामान्य शरीर की एक विशेष हिस्से में जब उसका असर महसूस होता है तो दर्द अपेक्षाकृत अधिक गहरा महसूस होता है। हमारे जीवन के हिस्से में दर्द फैला हुआ है। मनोवैज्ञानिक रूप से या कहिए मानसिक रूप से हम उसे महसूस कर रहे हैं, परंतु शायद लगा अभी टूटे नहीं है, टूटना चाहते हैं। शायद टूटना चाहते हैं, बिखर जाना चाहते हैं, खत्म कर देना चाहते हैं। याद रखना, आदमी जितना भावुक होगा दर्द भी उतना ही महसूस होगा। आदमी जितना भावुक होगा उतना ही दर्द भी महसूस होगा। अगर भावुक ना होता तो धक्का दे देता। अगर भावुक ना होता तो धक्का दे देता। अभी भी कहीं ना कहीं कोई दुनिया में अभी रहम है, आपके अंदर रहम है। क्या सब कुछ खत्म ही करना चाहते हैं? अभी बचा है, सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, अभी बचा है। अगर वो पीड़ा हट जाए तो भावना संवेदना बन जाए। जो भी भावुकता में जाती जा रही है वो संवेदना बन जाए। अभी तो अपने ही जो जितना उद्दंड है वो अपनी उद्दंडता दिखा करके और मजे ले रहा है। अपनों को सता करके, अपनों को रुला करके, अपनों को चीख करके, उनको दर्द दे करके खुश हो रहा है। हर आदमी अपने दर्द को छुपाए हुए है। याद रखना, जो स्थिति आज चल रही है वो तनाव पैदा कर रही है, और तनाव की संभावनाएं इतनी बढ़ती हुई चली जा रही हैं जो जीवन को विकृत से विकृत स्थिति की तरफ धकेलती चली जा रही हैं। यदि व्यक्ति आशावादी होता या उसकी आशा को जगाया गया होता या उसको बढ़ने के क्षेत्र में सहायता की गई होती तो उसकी आशा जगती। अपने मामूली दर्द को दर्द ना मान करके भी अच्छा इलाज स्वयं कर लेता। पर यदि निराश और दुखी है तो दर्द और तनावों में ही जिंदगी गुजरेगी। अब चुन लो कौन सा रास्ता चुनते हो।
दर्द शरीर के एक भाग से शुरू होता है और दूर के किसी भाग में जाकर के अपना असर दिखाता है। देखो, सोचो, समझ नहीं आ रहा, आदमी को महसूस नहीं हो रहा। याद रखना, आप देखिए, आप अक्सर अभी देखते हैं कि जोड़ों का दर्द बहुत बढ़ा हुआ है। और इतना बढ़ा हुआ है कि व्यक्ति अपने पैरों से अपने आप खड़ा नहीं हो पाता, अपने आप से खड़ा नहीं हो पाता। आदमी के आंतों पर इतना भोजन का प्रभाव पड़ता चला जा रहा है कि उनमें अल्सर की स्थिति पैदा होती चली जा रही है। देखने में आता है शरीर में इतनी गर्मी पैदा हो गई है कि लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा है और भूख नहीं लग रही है, भोजन पच नहीं रहा है और भूख नहीं लग रही है। इतना दबाव हमारे ऊपर है। देखते हैं स्नायु तंत्र पर इतना दबाव आ गया है कि मस्तिष्क निष्क्रिय होता चला जा रहा है। और वो संदेशों को ग्रहण नहीं करता, स्नायु तंत्र संदेशों को ग्रहण नहीं करता। मैंने जागरूकता की एक बात कही थी, और जागरूकता में मैंने यही समझाया था, वांछनीय और अवांछनीय का बोध। आदमी को पता ही नहीं क्या कर रहा है। अब बताइए, ऐसी स्थिति में क्या ऐसे ही पड़े रहने दिया जाए? जहां हमारे संवेदनशील तंतु निष्क्रिय होते चले जा रहे हैं। कुछ शरीर के कुछ अंग ऐसे भी होते हैं जहां दर्द करने वाले स्नायु नहीं के बराबर होते हैं। उसका कारण है हड्डी और मस्तिष्क में रोग दर्दहीन होते हैं। हड्डियों के दर्द तभी महसूस होते हैं जब उनसे जुड़ी हुई झिल्लियों में रोग का असर पैदा हो जाए। दर्द की संवेदना पशु और पक्षियों में सर्वाधिक होती है। पक्षियों में यह संवेदना सबसे ज्यादा होती है। मछलियां और रेंगने वाले जो जीव होते हैं वो इस दर्द को अनुभव नहीं करते हैं। कभी कभी मस्तिष्क के दर्द को गलत सूचनाएं मिलती हैं और उन सूचनाओं के सही स्रोत नहीं खोज पाते। कल हम मीटिंग से आ रहे थे
रास्ते में गाजीपुर का बूचड़ खाना पड़ता है। हमने देखा कुछ कसाई उस कमेले में भैंसों को लेकर के जा रहे थे, पर आपस में हम एक दूसरे से चर्चा कर रहे थे कि भैंस भाग करके मरने के लिए जा रही हैं, पर इन्हें ज्ञान नहीं है इस बात का। नहीं तो एक भैंस एक टक्कर में एक कसाई को एक ही टक्कर में मार देगी। ज्ञान ना होने के कारण वो चुप, उनके पीछे पीछे वो मारते जा रहे हैं, वो आगे आगे दौड़ती जा रही हैं। यही स्थिति आज के आदमी की भी पैदा हो गई है। मुझे जो लग रहा है, और ऐसा क्यों लग रहा है कि आदमी मौत के आगे भगा भगा जा रहा है, मरने को भगा भगा जा रहा है। जहां से उसे मोड़ करके कह रहे लौट करके आओ, जो मार रहा है उसको मारो। इस आवश्यकता को महसूस करिए। इस आवश्यकता को महसूस करिए। भाई, रोग हो जाने पर तो रोगी को चिकित्सक के पास ही जाना पड़ेगा। तात्कालिक कष्ट मिट जाए पर स्वास्थ्य की सुरक्षा और उसकी अभिवृद्धि की समस्या हल इलाज के द्वारा ही निकल सकती है। क्या उसका प्रॉपर पूर्ण इलाज किया जाए। उसके लिए अपने रहन सहन को सुधारना होगा, आहार विहार को सुधारना होगा। यदि हमारा स्वास्थ्य गिर रहा है तो उसको सुधारने के लिए हमें प्रकृति की शरण में जाना पड़ेगा। चिकित्सक से आप काम नहीं चलेगा, प्रकृति की शरण में जाना पड़ेगा। प्रकृति हमारी माता है, पहला और आखिरी वही है। जिस माता के राज्य में कीट पतंग पशु पक्षी सभी आनंद के साथ किलोल करते हुए रहते हैं और निरोग रहते हैं, अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, उस मां ने क्या मनुष्य के प्रति कंजूसी को बरता है। बालक से माता तभी तक रुष्ट रहती है जब तक वो उद्दंडता बरतता है। उच्छृंखलता छोड़ते के साथ ही माता पूर्वतः उसके साथ अपने व्यवहार को करने लग जाती है। इसलिए अपनी गतिविधियों में आवश्यक हेर फेर करने पड़ेंगे। जो बिगड़ा हुआ स्वास्थ्य है उसको सुधारना पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूं, देसी जड़ी बूटियां घास फूस से इलाज कर रहे हैं, परंतु देखते नहीं कितने सारे बीमारियों को तुरंत ठीक हो रही हैं। अभी आंख की दवाई बनी है, 30 सेकंड में अपना काम करती है, 30 सेकंड में। कल मीटिंग में सबको डाली गई, सबको दिखाया गया। समझ नहीं आता। अभी जैसा आंख की दवाई की बात आपसे करी, बहुत सेंसिटिव आंख होती है, या तो आपको विश्वास नहीं है या आपकी आंख ठीक है। अभी शायद हम तमाशा देखने की स्थिति में हैं,
औषधियों से यदि बिगड़े हुए स्वास्थ्य को सुधार लिया जाए तो धनी लोग एक से एक बढ़कर के हष्ट पुष्ट हो जाएंगे। जो जितने पैसे खर्च कर सकता है उतनी ही अधिक औषधियां खरीद सकता है और उतना ही बलवान बन सकता है। कल बात यह भी आई थी कि हम जो भी दवाइयां दे रहे हैं वो फ्री में दे रहे हैं। बीमार होने पर व्यक्ति बाजार से दवाई खरीद करके लाता है, पैसे दे करके लाता है तो उसकी कीमत समझता है। शांति कुंज भी दवाइयां जड़ी बूटियों से बना रहा है। एक दवाई फ्री ला करके दिखा दो, एक दवाई उनसे फ्री में ला करके दिखा दो। जो जंगल की घास जड़ी बूटियां हैं, जैसे गोखरू है, जंगल में खूब खड़ा मिलता है, पर शांति कुंज से मांगो 100 ग्राम 30 रुपए का है, यानी कि 300 रुपए किलो। और हम उसे मुफ्त में दे रहे हैं। कल मीटिंग में यह भी प्रश्न खड़ा हुआ था कि फ्री की चीज को आदमी ले तो लेगा परंतु उसका सदुपयोग नहीं करेगा, क्योंकि फ्री में मिली है। अरे हम स्वजन कह रहे हैं, पारिवारिकता कह रहे हैं, हम उस स्तर का लगाव चाहते हैं जहां पारिवारिक रिश्तों के लगाव होते हैं, उस रिश्ते को हम बनाना चाहते हैं। आपकी उमंग कहां जगी? आवश्यकता है उस उमंग को जगाने की। धन से या वस्तुओं के आधार पर मेरी अपनी समझ है, सब तो काफी जोर लगा रहे हैं कि मुफ्त में वितरित ना किया जाए। परंतु मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा। अगर खर्च करके भी पारिवारिकता को, प्रेम को जगाया जा सके, अपनेपन को जगाया जा सके, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। मां बाप अपनी सारी जिंदगी खर्च कर देते हैं अपने बच्चों के लिए। अगर इस काम को हम भी कर रहे हैं या पूरी टीम कर रही है, जो भी इसमें काम बढ़ चढ़ करके कर रहे हैं, मैं उनका सम्मान कर रहा हूं। वो अपने आपे को खर्च कर रहे हैं। हमारे बीच में एक तालमेल होना चाहिए जिसमें हम सबकी उमंग जगनी चाहिए। बिगड़े स्वास्थ्य को सुधारना या सुधरे हुए स्वास्थ्य को बढ़ाना, यह भी कह रहा हूं, जो कह रहे हैं कि नहीं हम बीमार नहीं हैं, मैंने मान लिया उनका स्वास्थ्य सुधरा हुआ है, तो उसको भी बढ़ाना। बेटा ये राज भारती जी को ब्लॉक कर दीजिए। इसके लिए एक ही उपाय हो सकता है, कि हमारी आंतरिक
जो भावना है वो जागृत हो। हमारी आंतरिक भावनाएं जागृत हों। जब तक हमारी आंतरिक भावनाएं जागृत नहीं होंगी कुछ नहीं होगा। इतने दिन से ये कहा जा रहा है अभी देखिए 50 फोन दिखाई दे रहे हैं केवल जुड़े हुए। जितने प्रयास किए जा रहे हैं पता नहीं कहां जाते चले जा रहे हैं। निराश तो नहीं होऊंगा, कुछ भी हो जाए मिट जाऊंगा, पर निराश नहीं होऊंगा, पीछा नहीं छोड़ूंगा। करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। घर में कोई बीमार होता है तो उसके हाल पर छोड़ नहीं दिया जाता है। इसलिए हाँ, वो निखिल भी लिख रहा है, कल मीटिंग में भी यही बोला गया था। कल से अभियान शुरू कर रहा हूं। आज मुझे दवाई बनानी है कुछ। एक बिटिया की ज्यादा गंगा विहार में तबीयत खराब है, उसको ठीक करूंगा और कल से ही अभियान शुरू करूंगा। आज की बात को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूं। आगे के लिए अपना मन बना लीजिए। ओम शांति ही शांति ही शांति ही।